Hello guys, good morning. I hope you all are doing great. Firstly, I wanna say sorry because काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मेरा वीडियो आया है। इसका रीज़न ये था कि जिस सिस्टम पे मैं बना रही थी वो एक्चुअली सिस्टम क्रैश हो गया और उसके बाद आई वाज आउट ऑफ स्टेशन। मैं उससे नहीं बना पाई वीडियोस को और मुझे दोबारा से काफ़ी टाइम लग गया बिकॉज़ मैं इसे सोली कर रही हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं मिल रहा था कि ये कैसे क्रैश हुआ है एंड बहुत सारा टाइम मेरा इसमें वेस्ट हो गया। बट एनीवेज आज हमारा नेक्स्ट चलेगा उससे जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। हमारा फंडामेंटल राइट चला था, थोड़ा सा एक बार रिव्यू ले लेते हैं जिसके अंदर हमने बिल्स ऑफ राइट देखा था और उसके बाद हमने राइट टू इक्वालिटी देखा था। राइट आज जो है हमारा एंड सो फोर हमने उसमें देखा था। आप एक बार डिटेल्स में देख लीजिए। और उसके बाद जो आज हमारा नेक्स्ट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो गाइस आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा फंडामेंटल राइट और ये बेसिक्स है, बिल्कुल बेस है इसका। इसमें थोड़ी थोड़ी डिटेल्स दी हुई है, लाइक आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट कि आपको जब हम लक्ष्मीकांत करेंगे उसमें हम डिटेल्स में देखेंगे, एक एक राइट को डीपली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें जस्ट एक बेस बनाना है, देन विल डिसाइड कि हमें आगे कैसे इसको पढ़ना है। राइट तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए एंड कमेंट भी कीजिएगा सो दैट मुझे पता चले कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर कुछ कम है तो हम उसको ऐड ऑन कर पाए। राइट अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। राइट सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हमारा वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है ये एक्चुअल में हमारा आर्टिकल 23 से रिलेटेड है, विच इज़ नॉट मैंशनड इन एनसीईआरटी। हम इसको बाद में देखेंगे, बट थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है। तो इसके अंदर जो है लिखा गया है वो है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। राइट ये ह्यूमन बींग्स की जो ट्रैफिकिंग होती है एंड फोर्स लेबर होती है उससे रिलेटेड है। तो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है एंड फोर्स लेबर क्या है। राइट तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर बात करें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमंस, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। स्लेवरी हो गया एक तरह से। राइट इसमें सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं है, उनके ऑर्गन्स भी आते हैं। दो चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, एक तो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द ह्यूमन, लेकिन सिर्फ ह्यूमन ही नहीं है, उनके ऑर्गन्स भी आते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो है फोर्स लेबर का। राइट फोर्स लेबर या बॉन्डेड लेबर ये एक ही चीज़ है। राइट फोर्स लेबर या बॉन्डेड लेबर क्या है, एक ही चीज़ है। इसमें जो फर्स्ट हम जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का देख रहे थे, इसके अंदर हम एक और चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि एक तो हमने देखा बाइंग एंड सेलिंग है लोगों का। ठीक है, पीपल को हम क्या करें, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनके ऑर्गन्स हो सकते हैं, या वी आर फोर्सिंग पीपल इन टू द इमोरल एक्टिविटीज़। इमोरल एक्टिविटीज़ में अगर हम देखिए एग्जाम्पल प्रोस्टिट्यूशन। राइट तो इसके लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ भी पास किया है जिसको बोला जाता है इमोरल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1956। ये बनाया गया है जिसके अंदर कुछ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है अगर हम किसी पर्सन को फोर्स करते हैं इमोरल एक्टिविटीज़ के लिए। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा इसके अंदर वो है फोर्स लेबर। फोर्स लेबर का क्या मतलब है? पहली चीज़ तो बेगार का क्या मतलब है, बेगार या फोर्स का क्या मतलब है? बेगार मीन्स फोर्स लेबर। राइट फोर्स या बेगार का मतलब क्या है, इनवॉलेंटरी लेबर विद और विदाउट पेमेंट। इनवॉलेंटरी मतलब हमारा तो मन नहीं है उस चीज़ के लिए, लेकिन हमें ज़बरदस्ती जो है लेबर बना दिया गया है और पेमेंट भी नहीं दी जा रही है, सच एज बॉन्डेड लेबर। राइट तो पार्लियामेंट ने इसके लिए भी जो है लॉ पास किया हुआ है जिसका नाम है बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट 1976। ये दोनों जो एक्ट है ये हमारे, एक है हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, दूसरा है हमारा फोर्स लेबर। सो बिफोर डिस्कस अबाउट द डिटेल्स, इससे पहले हमें क्या जानने की ज़रूरत है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड बॉन्डेड लेबर। दो कॉन्सेप्ट आते हैं यहाँ पे। एक तो है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होता है एंड बॉन्डेड लेबर क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट नाम से ही पता लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किन किन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एक तो हो गया आपका एम्प्लॉयर, दूसरा हो गया एम्प्लॉय।
जब ये क्या करते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाते हैं जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, तो ये दोनों के ऊपर एक तरह से ये बोथ वे में होता है, दोनों तरफ से हो रहा है कि एग्री एम्प्लॉयर भी है और एम्प्लॉय भी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ़ यू टॉक अबाउट द बॉन्डेड लेबर, तो बॉन्डेड लेबर वन वे होता है, यानी कि उसको फोर्सफुली इनवॉलेंटरी विदाउट पेमेंट उसको हम क्या कर रहे हैं, लेबर बना रहे हैं। तो ना उसको पेमेंट दी जा रही है और वो वॉलेंटरी लेबर भी नहीं है, राइट। एंड दूसरी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है उसके अंदर क्या होता है कि मान लो 2 इयर्स के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, म्यूचुअल एग्रीमेंट से बनाए, एंड बिफोर 2 इयर्स अगर जो एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है वो किसी तरीके से या ऑर्गेनाइजेशन लीव कर रहा है, राइट, उस केस में उसे पेनल्टी पे करेंगे एंड वाइस वर्सा। एम्प्लॉयर के केस में भी ये होगा, एम्प्लॉय के केस में भी होगा, कुछ पेनल्टी उसे पे करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन अगर बॉन्डेड लेबर की बात करें तो इसमें ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू द लेबर, राइट, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू द लेबर। तो इसके लिए बॉन्डेड लॉ हमने देख लिया, जो एक्ट आया है 1976 में, राइट। एक और चीज़ भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, लेबर तो हमने देख लिया है और हमने एम्प्लॉयमेंट की बात भी की है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब है हु आर विलिंग टू वर्क बट अनेबल टू गेट जॉब। काम करने की इच्छा तो है लेकिन जॉब उसको नहीं मिल रही है। तो एक एम्प्लॉयमेंट के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। पहला जो और सबसे जो प्राइम होता है वो है उसकी विलिंगनेस, उसकी काम करने की इच्छा। अगर उसकी काम करने की इच्छा है तो वो एम्प्लॉय बन सकता है, राइट। एंड दूसरा है एबिलिटी, उसके अंदर उस काम करने की एबिलिटी है या नहीं है। तीसरी जो चीज़ ज़रूरी होती है एम्प्लॉयमेंट है विच इज़ वेजेस, कि जो काम कर रहा है क्या उसके लिए उसे वेजेस मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो 3 चीज़ें एक एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है वी हैव डिस्कस्ड इट, राइट। सो अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या चीज़ें दी हुई है, here is written that there are millions of people who are underprivileged and deprived. They may be subjected to exploitation by their fellow human being, right। उनको क्या किया गया है, एक्सप्लॉइट किया गया है, किसके थ्रू? फेलो ह्यूमन बींग्स के थ्रू, राइट। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मिलियंस में ऐसे लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड है, राइट, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है एंड डिप्राइव्ड है, राइट, वंचित है। वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन आवर कंट्री हैज़ बिन बेगार और फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट। और यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फोर्स लेबर क्या होती है। तो इस तरीके की जो एक्सप्लॉयटेशन हमारी कंट्री में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेगार बोलते हैं या फोर्स लेबर बोलते हैं। फोर्स लेबर मतलब विदाउट पेमेंट। एंड अनदर फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से बाइंग एंड सेलिंग होता है। इसमें ह्यूमन के ऑर्गन्स भी आते हैं, पार्ट ऑफ ह्यूमन भी बोल सकते हैं। एंड यूजिंग दैम एज स्लेव, और उनको एज अ स्लेव यूज़ किया जाता है जिसको बेचा या खरीदा जाता है ह्यूमन बींग्स को। बोथ ऑफ दीज आर प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों के दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है? प्रोहिबिटेड है। दोनों क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिटेड है। एंड दूसरा जो कॉन्सेप्ट इसमें आता है वो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। जो ये हैशटैग करके दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉरबिड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन डेंजरस जॉब लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस, राइट। इसमें भी एक आर्टिकल है जो 24 आर्टिकल दिया गया है, उसमें ये बोला गया है कि नो चाइल्ड बिफोर द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस और एंगेज्ड इन एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। 14 साल से कम बच्चे जो है कहीं पे भी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे, चाहे वो एक फैक्ट्री के अंदर हो या फिर माइंस के अंदर हो, किसी भी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं होंगे, राइट। दूसरा इसमें बोला गया है कि ये उनको जो है प्रोहिबिट करता है किस चीज़ में? एम्प्लॉयमेंट में। कहाँ पे? हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में, राइट। हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट को हम कैसे कह सकते हैं कि जो ये आर्टिकल्स इसके लिए दिया है कि वो कम्प्लीटली एबॉलिश करता है चाइल्ड लेबर को। नो, आर्टिकल 24 में जो दिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, वो कम्प्लीटली जो है चाइल्ड लेबर को एबॉलिश नहीं करता है। इट अलो ओनली द इट अलाउज द चिल्ड्रन टू बी एम्प्लॉयड इन नॉन हैजार्डस। क्योंकि आर्टिकल 24 में क्लियरली ये मेंशन है कि जो चिल्ड्रन है बिलो 14 ईयर्स वो हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, यानी कि लूप होल है।
यानी कि नॉन हैज़ार्डस में वो क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, राइट। तो कम्प्लीटली एक तरह से अबॉलिश नहीं कर रहा है चाइल्ड लेबर को, राइट। तो नॉन हैज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ जो है अगर हम इनकी बात करें वहाँ पे वो काम कर सकता है, जैसे होटल्स हो गए, राइट, एंड इसके अलावा रेस्टोरेंट हो गए, ढाबा हो गए, जो हम देखते भी है, जैसे हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखते हैं चिप्स कुरकुरे बेचते हैं बच्चे, तो वो क्या है, नॉन हैज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट है, राइट। इसके लिए जो है एक जो है 14 जो इंडस्ट्रीज़ है उनको हैज़ार्डस बताया गया है, जैसे कि स्लेट इंडस्ट्री हो गई, डीप सी डिवाइंग हो गया, एंड कारपेट इंडस्ट्रीज़ हो गई, फायर क्रैकर हो गया, ये कुछ इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको हैज़ार्डस बोला गया। नॉन हैज़ार्डस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जैसे होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ढाबा हो गया, रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पे बच्चे चीज़ों को बेचते हैं, राइट, स्नैक्स हो गया, टी बेचते हैं, तो वो सारी क्या है, हमारी नॉन हैज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन जो हमारा इसके लिए लॉ आया था, जो हम पहले भी देख चुके हैं, चाइल्ड लेबर आया था हमारा 1976 के अंदर, तो 2016 में जो है चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 1986 आता है, जिसमें कुछ प्रोविज़न दिए जाते हैं कि जो हम पहले क्या बोला था हमने कि बिलो 14 ईयर्स जो बच्चे होंगे वो हैज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे। अब इसके अंदर जो ये नया एक्ट अमेंडमेंट की गई 1986 में, 1986 के एक्ट में, इसमें कुछ प्रोविज़न डाले गए। पहला इसमें बोला गया कि इट बैंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस बिलो द 14 ईयर्स इन ऑल काइंड ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्रीज़। वो चाहे आपका हैज़ार्डस है चाहे नॉन हैज़ार्डस है, इस सब में ही जो है 14 ईयर से कम के बच्चे काम नहीं करेंगे। दूसरा इसमें जो है 3 एक्सेप्शंस इसमें दी गई कि नॉन हैज़ार्डस या हैज़ार्डस में काम नहीं करेंगे, बट एक्सेप्शन क्या है कि कोई फैमिली एंटरप्राइजेस है या फार्म लैंड है, वहाँ पे वो वर्क कर सकते हैं, बट कब, आफ्टर स्कूलिंग, यानी कि स्कूल टाइम के बाद वो क्या कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टाइम वो क्या कर सकते हैं, अपने फार्म लैंड में फैमिली एंटरप्राइजेस में काम कर सकते हैं। एंड थर्ड जो था इसके अंदर वो था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री लाइक टीवी हो गया, राइट, फिल्म हो गया, यहाँ पे भी वो कब काम कर सकते, आफ्टर स्कूल टाइम। ऐसा नहीं है कि वो स्कूल बंक करके सीरियल में काम करते हैं, नो, वो आफ्टर स्कूल टाइम करेंगे, एक्सेप्ट सर्कस। एक्सेप्ट सर्कस। सर्कस एक ऐसी फील्ड है या इंडस्ट्री है जहाँ पे जो है बच्चे ना तो स्कूल टाइम से पहले ना स्कूल टाइम के बाद वर्क करेंगे, यानी कि सर्कस में बच्चे काम नहीं करेंगे, चिल्ड्रन के लिए अलॉट नहीं है। तो ये पूरा का पूरा अगर हम देखें एक्सप्लॉयटेशन का, तो इसमें क्या है, 2 चीज़ें मेंशन की गई, एक तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, दूसरा हमने देखा फोर्स लेबर है, तीसरा जो एक था इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ये अगर हम इसको हिस्टोरिकली भी देखें तो हिस्टोरिकली भी इसमें क्या था कि पहले जो थे लैंडलॉर्ड क्या करते थे, जो फोर्स लेबर थी वो लैंडलॉर्ड के द्वारा रखी जाती थी। मनी लेंडर्स हो गए या वेल्दी पर्सन थे, वो लोग क्या करते थे, फोर्स लेबर यूज़ करते थे, या ये कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज़ किया हुआ है, राइट। लेकिन अगर हम देखें आज की डेट में ये एक क्राइम है और ये पनिशेबल भी है, बट अगर हम बात करें सम पार्ट ऑफ द कंट्री, अगर हम बात करें वहाँ पे आज भी ये कंटिन्यू है, लेकिन स्टिल वी शुड रिमेंबर कि ये क्या है, क्राइम है और पनिशेबल है, तो ये होना नहीं चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर राइट आता है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर बात करें, ये हमें 2 तरह के राइट देता है। वैसे तो ये किससे रिलेटेड है, इंडिविजुअल के रिलीजन से रिलेटेड है, बट इसके अंदर जो है 2 तरह के राइट है। पहला राइट जो आता है इसके अंदर वो है फ्रीडम ऑफ फेथ और एंड वर्शिप भी बोल सकते हैं इसको, या इसके अंदर हम दूसरे तरीके से अगर इसको देखें, इसके अंदर 2 जो आते हैं वो है, यहाँ से देखते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर कॉन्स्टिट्यूशन एवरी एन्जॉय द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हीज हर चॉइस, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली हर एक पर्सन को, हर एक इंडिविजुअल को ये राइट है कि वो अपनी चॉइस से रिलीजन को फॉलो कर सकता है। फ्रीडम इज़ कंसिडर्ड एज हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। तो फ्रीडम क्या है, एक तरह से हमारी डेमोक्रेसी का हॉलमार्क है, राइट। और इसमें अगर हम पहला कॉन्सेप्ट देखें वो है फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, यानी कि
हमें फ्रीडम है कि किस रिलीजन को हमें पूजना है, किस रिलीजन पे हमें फेथ करना है, विश्वास करना है। तो इन इंडिया एवरीवन इज़ फ्री टू चूज़ अ रिलीजन एंड प्रैक्टिस दैट रिलीजन। हर एक पर्सन को ये अधिकार है, ये राइट है कि फ्रीली अपने रिलीजन को चूज़ कर सकता है, फ्रीली उसे प्रैक्टिस कर सकता है। और इस जो ये जो ये राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके अंदर जो है एक इंडिविजुअल के पास दो राइट है। पहला क्या है कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, ये है यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यानी कि हर एक इंडिविजुअल के पास राइट है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का। इसका मतलब क्या है कि पर्सन मे चूज़ एनी रिलीजन, राइट, एंड मे चूज़ नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। ये हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो राइट है इसके अंदर वो है फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, ये भी हमारे पास फ्रीडम है। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ तो है कि व्हाट इज़ द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस का क्या मतलब है? इट इज़ इनर वॉइस, इट इज़ अ इनर वॉइस। इनर वॉइस का क्या मतलब है? ये हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है, राइट। एंड इसके अंदर क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मीन्स कि एक पर्सन या एक इंडिविजुअल अपने कंसाइंस, अपने इनर वॉइस के अकॉर्डिंगली अपने रिलीजियस थॉट को मोल्ड कर सकता है। ठीक है, उसे किस रिलीजन को फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, वो उसे मोल्ड कर सकता है अपने रिलीजियस थॉट के अकॉर्डिंगली, राइट। अब इनर वॉइस की अगर बात करें तो ये क्या बोल सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक एब्सोल्यूट है। ये क्या है? एब्सोल्यूट है। क्यों एब्सोल्यूट है? क्योंकि अंतरात्मा पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती है, कि कोई सर्टेन लिमिट है कि आप अपनी अंतरात्मा से ऐसे ही सोच सकते हैं, इसके बाहर आप नहीं सोच सकते। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, यानी कि इनर फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ एब्सोल्यूट। कोई सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लिमिटेड नहीं है, एब्सोल्यूट है, राइट। इसका मतलब ये है कि स्टेट जो है इनर फ्रीडम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, ना ही इंटरफेयर कर सकते कि तुम्हारी अंतरात्मा ऐसा क्यों कह रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ऐसा एज सच यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, राइट। दूसरा जो है इस राइट में, जैसे हमने बोला कि दो चीज़ें इंक्लूड है, दूसरी जो आती है इसके अंदर वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसी का मतलब है ये, जैसे इसके आगे लिखा है कि दिस मीन्स दैट पर्सन मे चूज़ एनी रिलीजन और मे चूज़ नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू फ्री फ्रॉम रिलीजन, ये दोनों अगर हम समझें, ये दोनों चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन की गई है, इसका मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल जो है वो, उसके पास राइट है कि कौन सा रिलीजन उसे चूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है, किसके ऊपर उसे बिलीफ है, फेथ है, किसके ऊपर नहीं है, वो ये डिसाइड करेगा। उसके पास ये राइट है फ्री टू फ्री फ्रॉम रिलीजन, राइट टू फ्री फ्रॉम रिलीजन, यानी कि वो टोटली फ्री है ये सेलेक्ट करने में कि राइट कौन सा चूज़ करना है, कौन सा नहीं चूज़ करना है, ये उसके पास राइट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर राइट टू रिलीजन या रिलीजियस कन्वर्जन बोल सकते हैं हम, कि फंडामेंटल राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन इज़ अलाउड अंडर दिस राइट। ऑल्दो अगर हम देखें फोर्सफुल कन्वर्जन जो है वो अलाउड नहीं है। प्लीज़ कीप इन योर माइंड कि फोर्सफुल कन्वर्जन जो है वो अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी इनर वॉइस या कंसाइंस के अकॉर्डिंगली अगर आप कन्वर्ज कर रहे हो अपने रिलीजियस थॉट को, रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, दैट इज़ अलाउड, क्योंकि आपकी अंतरात्मा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने अगर अपनी अंतरात्मा के अकॉर्डिंगली अपने रिलीजन को कन्वर्ज किया है, दैट इज़ अलाउड। बट फोर्सफुल कन्वर्जन जो है अलाउड नहीं है, कि कोई थर्ड पार्टी आपको फोर्स कर रही है कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन में कन्वर्ट हो, दैट इज़ नॉट अलाउड, दैट इज़ नॉट अलाउड। बट अगर आपकी इनर वॉइस कह रही है कि आपको इस रिलीजन को फॉलो करना है, दैट इज़ अलाउड, वो कन्वर्जन अलाउड है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन है वो किस केस में अलाउड है? इन केस ऑफ द
इनर वॉइस, ठीक है, फोर्सफुली अलाउड नहीं है। तो लेकिन जब जो है हम इस अपने जो रिलीजन का जो प्रोपोगेट करना चाहते हैं, जब ये जो फ्रीडम है, टेक एनी आउटवर्ड एक्सप्रेशन, यानी कि हम इसका प्रचार करना चाहते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। तो ये 3 वर्ड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो दूसरा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड द फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। वन बाय वन अगर हम इन वर्ड्स को देखें तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेस का क्या मतलब है? इट मीन्स दैट एवरी पर्सन इज हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू स्पीक आउट व्हाट इज़ फॉलोइंग हिम और हर, कि हर एक पर्सन को फंडामेंटल राइट है कि उसे किस रिलीजन को फॉलो करना है, क्या उसे फॉलो करना है, क्या उसे फॉलो नहीं करना है, ये हर एक पर्सन के पास राइट है। दूसरा जो वर्ड यहाँ पे है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का क्या मतलब है? यू कैन ओपनली फॉलो द रिलीजन विच यू वांट टू प्रैक्टिस, बट इट शुड बी सब्जेक्टेड टू सोशल एंड मोरालिटी एंड हेल्थ, राइट। ऐसा नहीं है कि आप किसी के मोरल को या किसी रिलीजन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, किसी रिलीजन को किसी पर्सन के मोरल को हर्ट कर रहे हैं बाय क्रिटिसाइजिंग अदर रिलीजन, और उस पर्टिकुलर पर्सन के रिलीजन को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि आप जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं या प्रोफेस कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं, ये आपका सब्जेक्टेड टू द रिस्ट्रिक्शन है। इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? एक तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, मोरालिटी, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर जैसे हो गया, इन चीज़ों को सोशल जो हमारा सोशल एंड मोरालिटी जो है उसको हर्ट नहीं करना है, राइट। तो तीसरा वर्ड हो गया इसके अंदर प्रोपोगेट, यानी कि यू कैन स्प्रेड आउट योर रिलीजन। सब्जेक्टेड वही फिर से है, प्रोवाइडेड कि आप किसी के मोरल को, किसी के रिलीजन को हर्ट ना कर रहे हो, ठीक है, किसी की रिलीजियस थॉट को आप हर्ट ना कर रहे हो। देखिए इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो ट्रिपल पी कॉन्सेप्ट है, प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड तीसरा प्रैक्टिस जो है, ये इंडिया के अंदर आप जो है अपने रिलीजन को कर सकते हो, प्रोपोगेट भी, प्रैक्टिस भी और प्रोफेस भी। बट on the contrary, if we talk about the France, right, in France religious or religion can't openly propagate, can't openly practice, right। आप वहाँ पे अपने रिलीजन को ना प्रोपोगेट कर सकते हैं, ना ही आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन शॉर्ट कि इंडिया में आपको ये अलाउड है कि आप अपने रिलीजन को जैसे चाहे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर सब्जेक्टिव रिस्ट्रिक्शन जो है उनको आपको हर्ट नहीं करना है, ठीक है। एक लिमिट है जिसको आपको क्रॉस नहीं करनी है, राइट। तो हमने देखा कि राइट टू प्रोफेस हमने देखा, जिसके अंदर हमने देखा कि एवरी पर्सन के पास ये राइट होता है कि वो ओपनली फ्रीली अपने रिलीजन के के बारे में बता सकता है, ओपनली डिक्लेयर कर सकता है कि इस रिलीजन में उसका फेथ है, बिलीफ है। उसे अपने रिलीजन को सीक्रेटली पर्दे के पीछे कहीं छुपा के जो है फॉलो नहीं करना है, ना ही उसे जो है अपने रिलीजन को किसी फियर के अंडर फॉलो करना है, यानी कि मतलब किसी से डर के वो अपने रिलीजन को फॉलो ना करे। या दूसरा है कि फेवर ना ले कि भाई मैं एमएलए का नेफ्यू हूँ या नीज़ हूँ, ठीक है, मैं ये रिलीजन फॉलो कर रहा हूँ तो तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। तो सच काइंड ऑफ एक गॉसिप कह सकते हैं यहाँ पे नहीं होगी। तो आपके पास ये राइट है, कोई भी आपको इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए जिसके अंदर आप जो है पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करें, तो ऐसा भी इसके अंदर नहीं होगा। एंड राइट टू प्रोफेस जो है वो हम ऑलरेडी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है राइट टू प्रैक्टिस। राइट टू प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि हम अपने रिलीजन को, जो हमारे रिलीजन में राइट्स एंड कस्टम्स दी हुई है, रिचुअल एंड राइट्स दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली फॉलो कर रहे हैं। जो हमारे रिलीजन के सिंबल्स है, फॉर एग्जांपल हिंदू में अगर हम देखेंगे तो येलो जो होता है, पीली धोती यूज़ की जाती है, एंड नारियल यूज़ किया जाता है, राइट। एंड उसके अलावा जो है पीला टीका यूज़ किया जाता है। तो ये येलो कलर जो है एक सिंबल है हमारे हिंदू धर्म का, राइट। तो ये इस तरीके से सिंबल्स, कलर हो गए, साइन हो गए, उसे यूज़ किया जा सकता है, यानी कि जो हमारे रिलीजन के साथ में एसोसिएटेड है वो सिंबल, साइन, कलर, ठीक है, और रिचुअल राइट्स जो है वो हम फॉलो
कर सकते हैं, तो इस पे कोई रोक टोक नहीं होगी। तीसरा हम कह रहे थे प्रोपोगेट की बात हो रही थी, तो प्रोपोगेट का मतलब क्या है कि राइट टू स्प्रेड हिज रिलीजन बाय एक्सप्लेनिंग इट्स इट्स इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, प्रचार प्रसार जो हम करते हैं वो हो कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और लाइक आई सेड कि ये जो ट्रिपल पी का कॉन्सेप्ट है, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट, इसके ऊपर कुछ हमारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो स्टेट लगा सकती है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ के बेसिस पे, राइट। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर आती है। और यहाँ पे थोड़ा सा दिया है कि अगर हम यहाँ से इसको पढ़े कि government can impose restriction on the practice of freedom of religion in order to practice public order, morality and health. This means that protection of religion is not unlimited right. ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन जो है वो क्या है, अनलिमिटेड राइट नहीं है। गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। इंटरफेयर कैसे करेगी? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम की, अगर बात करें वहाँ पे क्या होता था, सती सिस्टम होता था। यानी कि एक विमेन का अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसे जिंदा जिंदा ही जला दिया जाता था, राइट। तो ये किस बेस पे किया जाता था? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, राइट। तो आज की डेट में अगर रिलीजन, ये सती प्रथा आज भी अगर चल रही होती तो हम आज क्या करते? गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करती। तो कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है रिलीजियस मैटर में अगर उसके अंदर कुछ सोशल इविल्स छुपे हुए हैं। मतलब एक अंधविश्वास है ये कि सती प्रथा जो अभी एंशिएंट टाइम पे होती थी, राइट, ये क्या था? एक अंधविश्वास था। तो ये जो सोशल इविल है इसे ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? यहाँ पे इंटरफेयर कर सकती है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इंटरफेयर कर सकती है। नेक्स्ट एक अगर इसमें देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटी द राइट टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन बट कॉन्स्टिट्यूशन डजंट अलाउ फोर्सिबल कन्वर्जन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि रिलीजन आप इनर कंसाइंस के बेस पे उसको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फोर्सफुली कन्वर्जन हो रहा है, दैट इज़ नॉट अलाउड। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सिबल कन्वर्जन। तो कीप इट इन योर माइंड, क्योंकि ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं प्री में भी आ सकती है। नेक्स्ट अगर देखें इक्वालिटी ऑफ रिलीजन, इसकी अगर बात करें इक्वालिटी ऑफ रिलीजन की, तो इन इंडिया देयर आर सेवरल रिलीजन। इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन है। तो इट इज़ नेसेसरी दैट गवर्नमेंट मस्ट एक्सटेंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल डिफरेंट रिलीजन। कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है कि पर्टिकुलर रिलीजन को ही वो फॉलो करेगी या उसको ही सपोर्ट किया जाएगा, राइट। नेगेटिवली अगर देखें तो इट मीन्स दैट गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकती है, फेवर नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल जो रिलीजन है वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर स्टेटमेंट है कि इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया का कोई भी ऑफिशियल जो रिलीजन है वो नहीं है, राइट। हालांकि जो हिंदू धर्म है वो काफ़ी ओल्डेस्ट माना जाता है, बट ऑफिशियल रिलीजन कोई भी नहीं है इंडिया का। एंड गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन गिविंग एम्प्लॉयमेंट। यानी कि किसी को अगर हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाना है तो उसको हम जो है रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि ये जनरल के लिए ये जो हिंदू के लिए है, ये मुस्लिम्स के लिए, इस बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब अगर हम बात करें इंडिया में जो सबसे यूनिक चीज़ है, सबसे यूनिक क्या माना जाता है इंडिया के अंदर? इसकी डाइवर्सिटी मानी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वही इसकी क्या है? स्ट्रेंथ है। वही क्या है? इसकी स्ट्रेंथ है। सो देयरफॉर वन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज़ द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू मेंटेन देयर कल्चर। कि माइनॉरिटी के राइट के लिए भी एक फंडामेंटल राइट दिया गया है सो दैट कि वो अपने कल्चर को क्या कर पाए? मेंटेन कर पाए। एंड माइनॉरिटी स्टेटस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द डिपेंडेंट ओनली अपॉन रिलीजन्स, राइट। तो माइनॉरिटी का क्या मतलब है? माइनॉरिटीज़ आर ग्रुप दैट हैव कॉमन लैंग्वेज और रिलीजन
एंड इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री और इन द कंट्री एज अ होल। माइनॉरिटी का मतलब है कि इनकी क्या है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है या लोग हैं जिनकी कॉमन लैंग्वेज है या रिलीजन है, जो या तो किसी कंट्री के एक पार्ट में रिजाइड करते हैं या फिर वो क्या है, कंट्री के पूरी कंट्री में थोड़ी थोड़ी जगह पे है, लेकिन है किस में, माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी में नहीं है, राइट। नेक्स्ट इसमें है सच कम्युनिटी हैव अ कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स ऑफ देयर ओन एंड हैव द राइट टू कंजर्व एंड डेवलप दिस, राइट। तो इन कम्युनिटीज़ की क्या है, कल्चर, लैंग्वेज होती है, इनकी अपनी स्क्रिप्ट होती है एंड इनके पास राइट है कि वो उसको कंजर्व करे, डेवलप करे। ऑल माइनॉरिटी, चाहे वो लिंग्विस्टिक है, रिलीजियस है, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकती है, सेटअप कर सकती है, जिससे कि वो क्या करेंगी, अपने रिलीजन को या कल्चर को प्रिजर्व कर सकती है, उसे डेवलप कर सकती है। एंड गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट against any educational institute on the basis that it is comes under the or under the management of minority community, right। तो गवर्नमेंट इस बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है कि सच या पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंडर आता है, इस बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, राइट। गवर्नमेंट, ये अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। लास्ट आते हैं जो हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है, दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, विच इज़ वी कैन से दिस इज़ द बेस ऑफ एवरी और दिस इज़ द बेस फॉर एवरी फंडामेंटल राइट। अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ नहीं होंगी तो इट मीन्स कि हमारे एंटायर जो कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, जिसमें फंडामेंटल की राइट्स की बात कर रहे हैं, दैट इज़ नलिफाइड। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नलिफाइड है अगर हमारी राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ नहीं दी होंगी, राइट। पूरे फंडामेंटल राइट्स हमारे नलिफाइड हो जाएंगे, राइट। तो मेरली राइटिंग डाउन अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट और राइट्स इज़ नॉट इनफ, ठीक है, कि हमने जो है ना राइट लिख लिए है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स लिख लिए हैं, सो दैट इज़ नॉट ओनली इनफ कि हमने उसको लिख दिया है और हमारा काम ख़त्म हो गया है, यानी कि हमने फंडामेंटल राइट दे दिया है, ठीक है। ये सिर्फ लिखना ही काफ़ी नहीं है, देयर हैज़ टू बी अ वे, उसमें एक रास्ता होना चाहिए थ्रू विच दे कुड बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस, जिसकी वजह से हम उन्हें प्रैक्टिस कर पाए एंड डिफेंड अगेंस्ट एनी अटैक ऑन दीज राइट्स। कि हमारा अगर राइट एक्सप्लॉइट हुआ है, राइट, अगर हमारा राइट वायलेट हुआ है, स्ट्रक डाउन हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास रास्ता होना चाहिए जिसके थ्रू हम उसे रिस्टोर कर पाए, रिटेन कर पाए, राइट। अगर स्ट्रक डाउन हुआ है तो कैसे हमें उसे रिस्टोर करना है, तो constitutional remedy is that path through which we can practice all the fundamental rights and we can came into the conclusion कि हमारा जो fundamental right है वो restore हो गया है, right। तो right to constitutional remedy is the mean, ये क्या है, एक mean है, एक जरिया है through which this इज़ टू बी अचीव्ड, यानी कि जिसके थ्रू हम एंड तक पहुंच सकते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मीन है और फंडामेंटल राइट क्या है, एंड है। तो जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होंगी तभी हम जो है फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, राइट। तो इस केस में अगर हम देखें तो डॉक्टर अंबेडकर जी क्या कहते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी जो राइट है, ये क्या है, इट इज़ अ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये क्या है, हमारा हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड इसी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं कि जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, ये क्या है, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट है। क्या है ये, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट है, राइट। इसमें क्यों ऐसा बोला गया है, इट इज़ सो बिकॉज, क्यों बोला गया है, बिकॉज दिस राइट गिव अ सिटीजन द राइट टू अप्रोच अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू गेट एनी फंडामेंटल राइट्स रिस्टोर्ड इन केस ऑफ देयर वायलेशन। कि ये क्या करता है, एक सिटीज़न को एक राइट देता है, राइट, एक राइट देता है कि वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है इन केस ऑफ देयर फंडामेंटल राइट ऑफ द, अगर वायलेशन होता है उसके फंडामेंटल राइट का, उस केस में वो क्या कर सकता है,
सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, राइट। एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू ऑर्डर, ये क्या करेंगे, एक ऑर्डर इशू कर सकते हैं और डायरेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स, राइट। कोर्ट कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स। कोर्ट फंडामेंटल राइट के लिए क्या करेगा, बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं, कई तरह के ऑर्डर हो सकते हैं जिनको वो, ये स्पेशल ऑर्डर होते हैं, लिखा ही है इसमें स्पेशल ऑर्डर, राइट। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स जिसको हम क्या बोलते हैं, रिट्स बोलते हैं। तो यहाँ हमारे पास 5 तरह के स्पेशल ऑर्डर है जिसको रिट्स बोलेंगे। पहला जो है हमारे पास, पहला है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस की अगर बात करें, ये एक ऐसी रिट होती है जिसमें कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर देता है अरेस्टेड पर्सन को जो है विद इन 24 आवर्स जो है कोर्ट में पेश किया जाए। एंड दूसरा जो है, यहाँ पे कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है गवर्नमेंट को, कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको फ्री किया जाए इफ़ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्ट्री। हमारे पास जो एविडेंसेस है वो ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि जो पर्टिकुलर पर्सन अरेस्ट हुआ है वो जो है वो क्या है, उसने क्राइम करा हुआ है, राइट। यानी कि उसका क्राइम हम जो है प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, लैक ऑफ द एविडेंसेस, हमें उसे ड्यू टू द लैक ऑफ द एविडेंसेस हम उसे क्या करेंगे, फ्री करेंगे। और इसके लिए भी रिट कौन, स्पेशल ऑर्डर कौन इशू करेगा, कोर्ट इशू करेगी, राइट। दूसरा जो है हमारे पास रिट, वो है मैंडेमस। ये क्या है, ये कोर्ट उस केस में इशू करती है जब कोई पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर जो होता है इज़ नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी, जो उसकी एक्चुअल में ड्यूटी है वो उसको नहीं निभा रहा है। इन दैट केस जो है मतलब अपनी लीगल ड्यूटी तो वो निभा नहीं रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके लीगल ड्यूटी ना निभाने से जो है किसी इंडिविजुअल के जो राइट है वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं, ठीक है, वायलेट हो रहे हैं। तो इन दैट केस भी कोर्ट क्या करेगा, एक रिट इशू करेगा, मैंडेमस रिट इशू करेगा। और इस केस में जो ऑफिस होल्डर जो है, जो पर्सन है, राइट, उसको यहाँ पे जो है एक तरह से कोर्ट में पेश किया जाएगा, राइट। तीसरा जो है इसके अंदर वो है प्रोहिबिशन, ये भी एक रिट है, राइट। ये जो रिट है इसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में से कोई एक इशू करेगा, ठीक है। और ये किसके लिए इशू होगी, जब जो है जो लोअर कोर्ट है वो क्या करेगी, उसके पास में कोई केस है और वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यानी कि उसकी जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड है, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इन दैट केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक रिट इशू करती है लोअर कोर्ट के लिए, सो दैट उस केस को क्या किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए। चौथा जो है इसमें वो है क्यू वारंटो। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है, मान लो कोई पर्सन है जो ऑफिस को होल्ड किया है, हालांकि वो उसका इंटाइटल नहीं है, वो उसका अधिकार नहीं है उस ऑफिस को होल्ड करने का, इसके लिए भी रिट इशू की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड क्यू वारंटो। एंड उस जो पर्सन उस ऑफिस को होल्ड कर रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है इस रिट के थ्रू। ऑफिस उसने होल्ड किया, ठीक है, वो ऑफिस को यूज़ कर रहा है, राइट, लेकिन उसका हक नहीं है उस ऑफिस को होल्ड करने का, राइट, उसके पास हक नहीं है, उसके ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड, अगर आप देखेंगे, बट इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड द ऑफिस, वो अधिकार नहीं है उसके पास, स्टिल उसने किया हुआ है, तो इन दैट केस क्यू वारंटो इशू होगी और जो पर्सन है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। लास्ट जो है इसमें सर्चुरॉयरी है, और सर्चुरॉयरी में अगर देखिए ये रिट जो है कोर्ट ऑर्डर देता है लोअर कोर्ट को, और या फिर अनदर अथॉरिटी हो सकती है, टू ट्रांसफ़र अ मैटर कैसा होगा, पेंडिंग होगा, ठीक है, बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी और कोर्ट, उसको ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा है, या तो उसमें डिले हो रहा है या वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, या फिर एविडेंसेस ऐसे नहीं मिले हैं जिससे हम उसको सॉल्व कर पाए। तो इन दैट केस उस पेंडिंग केस को क्या किया जाता है, इस रिट के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है, कहाँ पे, हायर कोर्ट में, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी तो ये काम करती है, स्पेशल ऑर्डर देती ही है अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी अगर हम देखें तो और भी मैकेनिज़्म है जो
इसके बाद शुरू हुए या इसके बाद जो है एग्जिस्टेंस में आए, जैसे कि नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ हो गया, नेशनल कमीशन वीमेंस के ऊपर हो गया, स्केड्यूल कास्ट के ऊपर हो गया, एंड सो फोर्थ, राइट। एंड इंस्टीट्यूशन, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं राइट ऑफ वीमेन, दलित हो गए, माइनॉरिटीज़ हो गई। और इसके अलावा भी ये जो हमने अभी नेशनल कमीशन देखे डिफरेंट ग्रुप के ऊपर हो गया ये, इसके अलावा एक हमारे पास है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज़ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल एंड अदर काइंड ऑफ राइट। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, ये भी क्या करता है, फंडामेंटल राइट हो गए या दूसरी तरह के कोई राइट है उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो ये यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो जाते हैं, एक बेसिक सा आइडिया हमें मिल जाता है। और थोड़ा बहुत मैंने इसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ऐड ऑन करवाई है, आप इसको एक बार दोबारा सुन लीजिए, राइट, आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ दी हुई है। तो वैसे अगर देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में इसमें ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, थोड़ा बहुत दिया हुआ है। फिर भी हम देखते हैं कि आखिर ये डीपीएसपी क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही रेज होता है कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स दे चुके हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमने सब कुछ ही कवर किया है, ऑलमोस्ट राइट, ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर किया है, फिर हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जिसकी वजह से हमने जो है कुछ डीपीएसपी बनाई, राइट, कुछ गाइडलाइंस जो हमने बनाई, इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ी। तो जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, या फंडिंग फोरफादर भी कह सकते हैं जिनको, तो उनको ये फील हो गया कि जैसे ही इंडिपेंडेंट इंडिया होगा तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि पार्टीशन जब हुआ था बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसी टाइम देखने को मिल गई कि किस तरीके से लैक्स ऑफ लाइफ्स जो है वो एकदम से ही देख एकदम से वहाँ पे इतनी सारी जो कह सकते हैं एजिटेशन जो हुआ, राइट, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने जान गंवा दी, बहुत सारे लोगों की लाइफ उस टाइम पे डेथ में कन्वर्ट हो गई। तो इस वजह से जो मेकर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, दे न्यू दैट इंडिपेंडेंट इंडिया वाज गोइंग टू फेस मैनी चैलेंजेस, राइट। और इसमें जो पहला चैलेंजेस उनको लगा वो था कि इक्वालिटी, ठीक है, जो सबसे बड़ा उसी टाइम पे उन्होंने देखा जब पार्टीशन हो रहा था इंडिया का, एंड वेलबींग ऑफ द ऑल सिटीजन्स, इसके लिए भी कुछ चाहिए। और वो ये भी नहीं चाहते थे कि जो हमने फंडामेंटल राइट हम बना रहे हैं कि गवर्नमेंट सिर्फ उन राइट्स के बॉन्ड हो जाए, कि फॉर एग्जांपल अगर जो है किसी का फंडामेंटल राइट स्ट्रक डाउन करना है, गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी विदाउट एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, नहीं करेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है, बॉन्डेड है, बॉन्डेड है इस चीज़ के लिए, वो नहीं करेगी, राइट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, दे डिड नॉट वांट कि फर्दर गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए कुछ पॉलिसीज़ भी बनानी है, उस चीज़ के लिए भी बॉन्डेड हो। तो इसीलिए देयरफॉर दे सम गाइडलाइंस फॉर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ गाइडलाइंस को उन्होंने क्या किया, इनकॉर्पोरेट किया, बट दे वर नॉट मेड लीगली एनफोर्सेबल। तो इनको जो है लीगली एनफोर्सेबल नहीं किया गया, ठीक है। दूसरा इसका मतलब क्या है, लीगली एनफोर्सेबल नहीं किया गया है कि यानी कि अगर जो है ये जो गाइडलाइंस है, ये जो डायरेक्शंस दी गई है, अगर इनको वायलेट किया जाता है, स्ट्रक डाउन किया जाता है, तो इन दैट केस यू कैन गो डायरेक्टली टू द कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर हम फंडामेंटल की बात करें, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ़ यू टॉक अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, इफ दैट इज़ वायलेटेड बाय गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन और by individual, in that case we can directly approach to the supreme court, डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इस तरीके का कुछ भी नहीं है कि अगर आपकी गाइडलाइंस या डीपीएसपी कहीं पे वायलेट की जा रही है तो इन दैट केस आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब कंपल्सरी नहीं है, इन शॉर्ट ये कंपल्सरी नहीं है। तो दूसरा इसमें ये बोला गया है कि एक तो बोला गया है कि अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो जो पर्सन है इंडिविजुअल, वो जो है कोर्ट में नहीं जा सकता है कि आप इंस्ट्रक्ट करो गवर्नमेंट को कि ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाए। दूसरा बोला गया है कि ये नॉन जस्टिएबल है, कि आप जो इन्फोर्स नहीं करवा सकते ज़बरदस्ती इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर हम देखें इसके अंदर आता क्या क्या है कंपोनेंट, अगर हम देखें तो इसमें मेनली 3 चीज़ें आती है।
मेनली 3 चीज़ें आती है। पहला क्या है इसके अंदर, गोल एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट। इसमें कुछ गोल्स, कुछ ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं जो हमें एज अ सोसाइटी अडॉप्ट करनी चाहिए। दूसरा, इसमें कुछ राइट्स दिए गए हैं कि एक इंडिविजुअल उन्हें फंडामेंटल राइट्स के अलावा एक इंडिविजुअल के लिए कुछ और राइट्स दिए गए हैं जो एक इंडिविजुअल जो है क्या एक इंडिविजुअल को एंजॉय करने चाहिए, एक इंडिविजुअल के लिए बने हुए हैं, राइट। तीसरा जो है वो है सर्टेन पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट। कुछ पॉलिसीज दी गई है जो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, नेक्स्ट है कि ये तो 3 चीज़ें इसके अंदर दी है। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट क्या करती है, फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राई टू गिव इफेक्ट टू सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कि गवर्नमेंट क्या करती है, इन डीपीएसपी को इफेक्टिव बनाने के लिए टाइम टू टाइम क्या करती रहती है, कुछ ना कुछ इसमें जो है चेंजेस करती रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेवरल ज़मींदारी एबॉलिशन बिल आया, नेशनल बैंक्स इनेक्टेड न्यूमरस फैक्ट्रीज लॉ, मिनिमम फिक्स्ड मिनिमम वेजेस, राइट, एंड प्रोविजंस और रिजर्वेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, सो एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर चलती रहती है। एंड सच एफर्ट्स टू गिव इफेक्ट टू द डीपीएसपी इंक्लूड राइट टू एजुकेशन। एंड इसके अलावा देखो राइट टू एजुकेशन हो गया, जो ये दिखाता है कि इसमें कुछ चेंजेस हो रही है, गाइडलाइंस उसमें नई नई पॉलिसीज ऐड ऑन की जा रही है। एंड फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द कंट्री एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये हम देख सकते हैं इसके अंदर कि ये जो गाइडलाइंस है डीपीएसपी है, इसमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ ना नई नई चीज़ें कुछ ना कुछ इसमें ऐड ऑन करती रहती है। अब जो नेक्स्ट है इसके अंदर, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें गाइस, तो उसमें रिलेशनशिप दिया हुआ है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो आई जस्ट मेंशनड ओवर हेयर कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। एंड वन मोर थिंग, उसमें जो नेशनल ह्यूमन राइट है उसका एक क्लॉज दिया हुआ है, एक आर्टिकल आप देख सकते हैं, एक पूरा पेज पे दिया हुआ है, बेसिक्स है उसमें। एंड आप वहाँ से उसको एक बार रीड आउट कर लीजिए क्योंकि उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें दी हुई है, इन्फॉर्मेटिव है तो वो आप देख लीजिए। मैंने ऐड ऑन नहीं किया है बिकॉज सारी बुक अगर मैं ही ऐड ऑन करूँगी तो आपके लिए कुछ होमवर्क नहीं होगा। सो एज अ होमवर्क आप उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा इसमें, द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं शॉर्ट में इसको डीपीएसपी बोल रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसको स्पेल आउट कर दीजिए। तो अब अगर हम इसमें डिफरेंस देखें, पहला डिफरेंस तो ये है कि फंडामेंटल राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया हुआ है, जबकि जो डीपीएसपी है वो हमारे पार्ट 4 में दिया हुआ है। और आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड वो 12 to 35 है और डीपीएसपी के हमारे 36 to 51 है, पहला डिफरेंस है। दूसरा है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनको हम बेसिक राइट्स बोलते हैं और गारंटेड है वो, ठीक है, बाय कॉन्स्टिट्यूशन। एंड डीपीएसपी की बात अगर करें हम, तो डीपीएसपी क्या है, ये गाइडलाइंस है टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट वाइल फ्रेमिंग पॉलिसीज़। जब भी कोई पॉलिसी बनानी हो उस टाइम पे जो है ये गाइडलाइंस को फॉलो किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट अगर देखें तो जो हमारे फंडामेंटल राइट है, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ़ यू टॉक अबाउट द डीपीएसपी, सो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, not the political democracy, right? So economic and social democracy is established with the help of the DPSP, right? तो नेक्स्ट इसमें देखिए, वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी सिटीज़न इज़ प्रमोटेड थ्रू द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के थ्रू ही हम जो है हर एक सिटीज़न की वेलफेयर के बारे में सोच सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। एंड वेलफेयर ऑफ द इंटायर कम्युनिटी इज़ फोस्टर विद द हेल्प ऑफ डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट हर एक पर्सन की बात करता है, डीपीएसपी वेलफेयर ऑफ द इंटायर कम्युनिटी की बात करता है, राइट। सो एज पर द लॉ अगर देखिए, फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है, वी हैव डिस्कस्ड इट कि अगर वायलेट होता है ये पनिशेबल है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर डीपीएसपी वायलेट होता है ये पनिशेबल नहीं है।
ये पनिशेबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिएबल है एंड एनफोर्सेबल है, लीगली एनफोर्स करना पड़ेगा अगर ये वायलेट होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। वी हैव डिस्कस्ड इट कि ये क्या है, नॉन जस्टिएबल है, नॉन एनफोर्सेबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, इफ़ देयर इज़ अ लॉ विच इज़ इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट देन कोर्ट कैन डिक्लेयर इट इन इवैलिड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, जो है कोई लॉ बनाया है और उसमें हमारे फंडामेंटल राइट को स्ट्रक डाउन किया है, वायलेट किया गया है और कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इन दैट केस कोर्ट जो उसको इनवैलिड कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकती है। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ यू टॉक अबाउट द डीपीएसपी राइट, इन दैट केस दैट इज़ नॉट नेसेसरी, और उसमें ये सब जो है नहीं किया जाता है राइट। उसमें ये नहीं है कि पावर नहीं है कि इसको डिक्लेयर किया जाए, इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, तो कोर्ट डू नॉट हैव दैट सच पावर। एंड नेक्स्ट देखिए, तो फंडामेंटल राइट्स आर समटाइम कंसिडर अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। तो कई टाइम पे हमें ये लगता है कि जो फंडामेंटल राइट है एक तरह की रिस्ट्रिक्शन है स्टेट के ऊपर, कि आप किसी की राइट टू मूवमेंट को रोक नहीं सकते, तो रिस्ट्रिक्शन है, गवर्नमेंट को हम रोक रहे हैं एक तरह से राइट। या राइट टू रिजाइड एनीवेयर एल्स इन द कंट्री, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके हम बोले कि हमारा तो राइट है रिजाइड होने का, कि हम यहाँ पे रह सकते हैं और वहीं पे तंबू काट दें, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। विद इन कंट्री की बात की जा रही है, कहीं जाके हम पाकिस्तान की बाउंड्री या नेपाल से आगे ही निकल जाए, चाइना में पहुँच जाए, तो ऐसा भी नहीं है, वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। विद इन कंट्री हमारा फंडामेंटल राइट है राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें कि डीपीएसपी की अगर बात करें, तो डायरेक्शन फॉर द गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग इट टू अचीव सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे तो कि अगर जो रिस्ट्रिक्शन है, एक तरह से फंडामेंटल राइट क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन है स्टेट के ऊपर राइट, जबकि जो डीपीएसपी है ये क्या है, ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए ये डायरेक्शन है। एक सेकेंड, हाँ यही है, तो ये क्या है, डायरेक्शन है, सॉरी। तो नेक्स्ट देखिए, फंडामेंटल राइट जो है कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। अगर नेशनल इमरजेंसी होती है, इन दैट केस जो है फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, एंड द राइट ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 20 एंड 21, ये आप एक बार देख लीजिए, मैं हल्का सा हिंट आपको दे देती हूँ। राइट टू लाइफ, राइट टू डाई, ये आर्टिकल्स मैं आपको जस्ट हिंट दे रही हूँ, बट आप देख लीजिए कि कौन से आर्टिकल 20 या 21 में जो आता है, वो उसके अंदर क्या प्रोसीजर दिया गया है, किस राइट्स की बात की गई है आर्टिकल 20 एंड 21 के अंदर, जिसको जो है सस्पेंड नहीं किया जाता है। चाहे नेशनल इमरजेंसी है, चाहे कोई भी इमरजेंसी है, इस केस में नेशनल इमरजेंसी में आप इनको स्ट्रक डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। हल्का सा हिंट मैं दे देती हूँ, राइट टू लाइफ, राइट टू डाई। ठीक है, बट आप इसको एक बार खुद से, ये होमवर्क, 2 चीज़ें होमवर्क में आपकी, आप ये एक बार देख लीजिए कौन से हमारे राइट्स आते हैं इन आर्टिकल्स के अंडर। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम डीपीएसपी को देखें, तो डीपीएसपी जो है कैन नेवर बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप डीपीएसपी को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ कि हमने फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया हुआ है, हमने लिया हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बोरो किया है। और डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए हुए हैं, आयरलैंड से लिए है, जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से लिया है। आयरलैंड ने इनको कहाँ से लिया है, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यानी कि आयरलैंड स्पेन से चोरी करता है और आयरलैंड से हम इसे चोरी करते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। तो लेकिन हमने बोरो कहाँ से किया है, इसको आयरलैंड से किया, आयरलैंड ने इसको कहाँ से किया है, स्पेन से किया हुआ है। तो ये हमारा पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट का चैप्टर हो जाता है गाइस। और इसके अंदर बाकी कुछ भी नहीं बचा है जो मुझे लगता है कि अब डिस्कस होना चाहिए। इसमें जो है एक ही चीज़ है जो आप देख लीजिए, एक तो आर्टिकल 2021 देख लीजिएगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप वो एक बार देख के कमेंट कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर जो है वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स, उसके बारे में एक आर्टिकल दिया हुआ है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी इसके बैकग्राउंड के बारे में दिया हुआ है, कैसे ये जो है इनेक्ट हुआ है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख लीजिए। ऑल दो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो का
नोटिफिकेशन आए। और इस बार थोड़ा सा डिले हो गया जस्ट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द इशू कि मेरा पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो क्रैश हो गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास सिर्फ आई हैव ओनली 1 आवर्स टू स्पेंड हियर, तो उस 1 आवर के अंदर ही मैं वीडियो बनाती हूँ। एंड देन मुझे बहुत टाइम लग गया कि मैं इसे कैसे दोबारा से रीसेट करूँ, और मैंने पूरा सिस्टम ही अपना पूरा का पूरा लैपटॉप ही रीसेट कर दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो इसके अंदर उस टाइम पे नहीं थी, मुझे कैसे अपने लिए एक पीपीटी बना के रेडी करनी है, वो सब भी था। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। सो जस्ट लीव इट कि हमें ये देखना है कि हमारे पास 1 घंटा है उसमें हम कितना कर सकते हैं। तो गाइस, अगर पसंद आ रहा है आपको लग रहा है कंटेंट सही है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द बुक, प्लीज़ शेयर इट एज यू कैन। एंड आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि जो चैप्टर है नेक्स्ट, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा कंटेंट हमारा कवर हो जाए, सो दैट हम इसको जल्दी से जल्दी कवर कर पाए, ठीक है। एंड जल्दी इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपको अंडरस्टैंड ना हो, बट धीरे से पढ़ाएंगे, बट 1-1.5 घंटे के ड्यूरेशन रहेगा जो वीडियो बनेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे गाइस। आप लोग एक बार देख लीजिए, कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। एंड हैव अ ग्रेट